सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। साथियों, आज मैं फिर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ और उपस्थित होने का मेन कारण ये है कि अभी हम लोग 3 दिन लगातार देहरादून गए थे और वहाँ हमारी मुलाकात कुछ सीनियर अफसर से हुई भी थी और हम डीजीपी साहब से मुलाकात करना चाह रहे थे, तो वो हमें नहीं मिल पाए। वो हमें इसलिए नहीं मिल पाए कि उनका जो शेड्यूल था, व्यस्त शेड्यूल था, तो उनके पास टाइम नहीं था। वो एक दिन तो वो मिले नहीं और एक दिन मिले भी तो उन्होंने कहा कि आज मैं सीएम आवास में मीटिंग है तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो नहीं हुई। उन्होंने हमें सोमवार मंगलवार के लिए बोला था कि यहाँ से कॉल करेंगे, तो आज तो कॉल किसी की आई नहीं और हमने भी प्रयास नहीं किया जाने का। कल देखते हैं, क्योंकि हमने मिलना तो ज़रूर है, क्योंकि डीजीपी साहब जो हमारे पुलिस महानिदेशक हैं, मतलब सबसे बड़े अधिकारी हैं उत्तराखंड पुलिस डिपार्टमेंट के, तो उनकी ड्यूटी बनती है कि जो भी गुनहगार हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़ें। हम लोग सीएम से मिलने के लिए भी प्रयासरत हैं। हमने कई लोगों से बात की है जो वहाँ पे उनके डिपार्टमेंट में उनके पर्सनल असिस्टेंट हैं या कुछ और लोकल लीडर हैं, राज्य मंत्री लेवल के भी लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम तुम्हें सीएम साहब से मिलवाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्या होता है। और दूसरा मैं ये कह रहा था कि कल श्रीनगर में धरना प्रदर्शन था। वहाँ पे वो 2 बहनें हैं, बहन परमिला रावत और बहन सरस्वती देवी, जिनकी अगुवाई में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो कल मैं देख रहा था उसमें कुछ ब्रांच मैनेजर गए हैं, यहाँ से डिस्केस से गए हैं। मुझे अच्छा लगा कि ये लोग गए हैं, ये कोशिश कर रहे हैं और ये आज भी लोगों के साथ हैं। जो लोग वहाँ पे गए हैं ये लोगों के साथ है। उन्होंने उनसे चर्चा भी की, आगे क्या होना क्या नहीं होना उस बारे में उनसे विस्तृत चर्चा हुई है। उसके लिए ये भी कहा गया कि 1 जून को देहरादून में विशाल रैली करेंगे। तो मेरा सबसे निवेदन है कि कोशिश करना कि 1 जून को लोग वहाँ पे इकट्ठे हों, चाहे सीएम आवास पे जाना पड़े या पुलिस मुख्यालय को घेरना पड़े, वो करना पड़ेगा हमें। क्योंकि हमारी बात जो मैं अब तक देख रहा हूँ, अब तक कोई ज़्यादा खास जांचें नहीं हो रही हैं। अब हो रही होगी तो भगवान मालिक है, पर हमें नॉलेज नहीं है, क्योंकि अभी इतनी धरपकड़ नहीं हो रही है। और धरपकड़ होगी भी कैसे? देखो, जो लुटेरा है वो तो बैठा हुआ है दुबई में बैठा है। पहले तक तो ये सुनते थे कि दुबई में है, अब दुबई में है या दुबई से कहीं और जगह चला गया वो पता नहीं है। अब ये देखो, ये इंटरनेशनल मामला हो गया। जो पैसा यहाँ से ठगा गया वो विदेश गया। अब सबसे पहले तो हमारी ये मांग है गवर्नमेंट से कि यहाँ से करोड़ ने खरबों रुपए यहाँ से चला गया और वो विदेश चला गया। सबसे पहले तो ये विदेश किस रास्ते गया? 1 नंबर से गया कि 2 नंबर से गया? देखो, ये तो जांच एजेंसी ही तय कर सकते हैं ना भाई, यहाँ विदेश का पैसा यहाँ से गया है तो उसका पता तो जांच एजेंसी लगाएगी, क्योंकि हम तो लगा नहीं पाएंगे और ना आम पब्लिक लगाएगी। तो इसमें तो देखो, भारत सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ेगा और उसके लिए उत्तराखंड सरकार को रिकमेंड करना पड़ेगा कि भाई आज हमारी जो भी जनता है वो त्रस्त है, परेशान है, आप इनकी तरफ से देखिए, आप इसमें ठोस जांच बैठाएं, एक टास्क फोर्स इसमें गठित करें जिसमें सीबीआई, मतलब जिसको ये सीबीआई को दें, सीबीआई या ईडी इसकी जांच करें। हमारी मांग सरकार से ये है कि इसमें
जल्दी से जल्दी ईडी और सीबीआई की जांच गठित हो। दूसरा, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि देखो, उत्तराखंड में इसमें जो लोग पीड़ित हैं, या तो उसमें महिला है और या इसमें आर्मी मैन है, और महिला भी वो है जो आर्मी वालों के घर से हैं। आर्मी वालों कोई वाइफ है, कोई माता है, कोई बहन है, और लगभग सब, मतलब इसमें मैं देख रहा हूँ, जितने दिन से मैं लोगों से मिल रहा हूँ, मेरी बातें हो रही है, इसमें 90 से 95 आर्मी वाले हैं। अब आप ये देख लो कि आर्मी वाला बंदा बेचारा भर्ती होता है, कोई 17 साल, 20 साल, 24 साल, 28 साल करके आदमी रिटायर हो जाता है। अब बाई चांस कोई 17 साल में हुआ और 18 साल 19 साल की उम्र में भर्ती हुआ, तो 36-37 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाता है। अब वो बंदा रिटायर हो जाता है, उसको इतनी तो ना पेंशन मिलती है कि वो आज की महंगाई में अपना घर चला सके, ना ऐसी सरकार की कोई सुविधा, इतनी अच्छी सुविधाएं हैं कि वो बेचारा दूसरी जगह नौकरी, अच्छी नौकरी उसको मिल सके। तो लोग क्या करें, लोगों को अब वो बेचारा क्या है कि सिविल का इतना आइडिया रहता नहीं है, वहाँ से आते हैं, देखो वो सच्ची देश सेवा करके आते हैं, उनको क्या है कि किंतु परंतु कुछ नहीं आता है। अब लोगों ने जैसा उनको बहकाया, वो लोग इसमें लग गए। आजकल मेरी बात हो रही है, बहुत फौजी भाई हैं जो इसमें एजेंट बन गए, या निवेश, जिन्होंने अपना निवेश कर लिया, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा वो परेशान है। बहनें भी उसमें वही हैं जो आर्मी वालों के घर से हैं। तो ये हमारी जो फोर्स आर्मी वाले हैं, उनके साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है सरकार की तरफ से। हम ये नहीं कर रहे हैं कि सरकार अपने खजाने से पैसे दें, या सरकार खजाने से पैसे दें, या तो सरकार इन पीड़ितों के लिए कुछ कानून बनाए, ऐसा कोई फंड जुटाया जाए जिससे ऐसे त्रस्त लोग, पीड़ित लोगों को फंड मुहैया कराया जाए, या सरकार उन गुनाहगारों को जल्दी से जल्दी पकड़े और उनकी प्रॉपर्टी को नीलाम करके पीड़ितों का भुगतान जल्दी से जल्दी कराया जाए। और ये काम सिर्फ और सिर्फ सरकार कर सकती। अगर बात हम कोर्ट में भी जाते हैं, कोर्ट का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, ठीक है, कोर्ट भी डंडा सरकार को करेगी। देखो, अगर बात पब्लिक की उससे नहीं करेंगे तो कोर्ट के थ्रू करेगी। पर देखो, आम जनता, जो गरीब जनता है, पीड़ित जनता है, हर जनता कोर्ट नहीं जा सकता, ना उसको कोई आइडिया है और ना वो इतना कर सकता है। तो इसमें सीधे से सीधा सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो मेरी भारत सरकार से और उत्तराखंड सरकार से मांग है कि जल्दी से जल्दी इसमें जांच एजेंसी गठित हो, सीबीआई और ईडी, उनको ये सौंपा जाए। और अगर बात ये मांगे नहीं मानी जाती है, और अगर बात ये सब नहीं होता है, तो हमारी जनता, पीड़ित जितने भी हैं, सड़कों पर उतरने के बाध्य हैं। आज तो बाध्य हैं कम संख्या में, उसके बाद बड़े पैमाने पर आंदोलन चलेगा। आदमी इतने खरबों रुपए कहाँ से लाएगा? लोगों ने अपने गहने तक गिरवी कर दिए। आजकल वो चल रहा था ना, सिंदूर चल रहा था। एक सिंदूर होता है, एक गहना होता है, मंगलसूत्र भी होता है ना, एक है मंगलसूत्र भी बहुत बड़ा चीज़ होता है हमारे उत्तराखंड में या भारत में, हमारे हिंदू धर्म में उसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। तो लोगों ने अपने मंगलसूत्र तक बेच दिए हैं निवेशकों को पैसा देने के लिए। तो मेरी पुनः भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार से दरख्वास्त है, निवेदन है कि आप इन पीड़ितों की तरफ देखें और उचित से उचित कदम उठाएं, जिससे
निवेशक और जो ये एजेंट बहनें और भाई थे उनका पैसा दिलाएं। क्यों? उन ठगों ने इन लोगों को लालच देके 10% 5% का कमीशन देके कलेक्शन एजेंट बना दिया। अब ये लोग धोखे में आके कलेक्शन एजेंट बन गए। अब कलेक्शन एजेंट बन गए, लोगों के घरों पे गए, लोगों से कलेक्शन किया। अब कलेक्शन करवा के सुविधा केंद्र में जमा किया, सुविधा केंद्र ने फिर आगे भेजा। वो आगे कहाँ गया, कैसे गया, ये भी एक जांच का विषय है। इसको भी सरकार को ढूंढना पड़ेगा, इसकी भी जांच करनी पड़ेगी कि इतना मोटी रकम कैश में, यहाँ सारा पैसा कैश में जमा होता था। कोई चेक, कोई सुविधा केंद्र वाला चेक नहीं लेता था, कोई कुछ नहीं लेता था। इनको बिल्कुल हार्ड कैश जाता था और हार्ड कैश ही आगे जाता था। अब ये हार्ड कैश दुबई कैसे पहुंच गया, ये भी एक जांच का विषय है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, सब लोगों से निवेदन है, जितने भी एलओसी से पीड़ित हैं, चाहे वो अचीवर हैं, चाहे वो भाषा में बोलते हैं ब्रांच मैनेजर हैं, सुविधा केंद्र हैं या एजेंट हैं। एजेंट को मैं कलेक्शन एजेंट बोलूँगा। जो कलेक्शन बेचारा कलेक्शन घर घर जाके कलेक्शन करता था और वहाँ जमा कर देता था। आज सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति में कलेक्शन एजेंट है, जो घरों से पैसा लाता था। उसका खुद का पैसा तो गया, उसका आस पड़ोस के निवेशकों ने जीना हराम कर दिया। मेरे पास बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं, लोग रो रहे हैं, मर रहे हैं, बहुत परेशान हैं। मैं आज ज़्यादा ना कह के, हम लोग इसमें एक बहुत बड़ी अभी मीटिंग करने वाले हैं और मीटिंग करके मैं इसी वीडियो के इसके माध्यम से बोल रहा हूँ कि जो लोग इंटरेस्टेड हो गए आना, और आगे की रणनीति बनेगी और ठोस रणनीति बनेगी, और इसमें हम पूर्ण जोर लगा के अपने और अपने निवेशकों के पैसा दिलाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।